मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 13। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 12 है जो लेसन नंबर 12 लोकगीत। लेसन नंबर 12 लोकगीत को हमने स्किप किया है, अर्थात छोड़ दिया है। तो ये आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आने वाला है और हमने इसे छोड़ भी दिया है। तो हम लेसन नंबर 12 अर्थात 12 लोकगीत हमने स्किप किया है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 सिर्फ एक दिन। सिर्फ एक दिन में क्या है कि सिर्फ एक दिन लेसन दिया है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि एक जो लड़की होती है वह शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग होती है। हमारे समाज में या हमारे इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपंग का सामना करते हैं या अपंग होते हैं या फिर मानसिक रूप से अपंग होते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें चिढ़ाना नहीं चाहिए। हम ऐसे लोगों को चिढ़ाते हैं तो उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो कभी हमें अंधे को अंधा या लंगड़े को लंगड़ा कभी बोलना चाहिए नहीं, क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कभी कोई लंगड़ा है तो उसे हमें लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, कभी कोई अंधा है तो हमें उसे अंधा नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो पैर से लंगड़ी और मुंह से भी थोड़ा सा हकलाती है। हकलाने का मतलब क्या होता है कि वह रुक रुक कर बोलती है। तो इस लड़की को इसके क्लास के जो लड़के होते हैं, इससे बड़े क्लास के जो लड़के होते हैं वो इसे चिढ़ाते हैं। तो जो लोग ऐसे लोगों को चिढ़ाते हैं तो उनके मन पर क्या बीतती होगी, वह इस लेसन के अंदर बताया गया है। तो एक जो लड़की थी वह तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। उस लड़की का नाम था एमी हेगडार्न। एबी हेगडार्न। वह अपनी कक्षा की ओर जैसे ही मुड़ी तभी विपरीत दिशा से दौड़े चले आ रहे एक लड़के से टकरा गई। एक लड़की थी जिसका नाम था एमी हेगडार्न। ये लड़की बहुत छोटी थी, क्योंकि वह तीसरी कक्षा में पढ़ रही है तो बहुत छोटी ही होगी। लेकिन जैसे वह स्कूल के गेट में जाने को हुई, वैसे ही एक लड़का उसके विरुद्ध दिशा में अर्थात उसकी दूसरी ओर से दौड़ता हुआ चला आ रहा था और अचानक वह किसके साथ टकरा गया, वह लड़का एमी के साथ टकरा गया। एमी का पूरा नाम क्या था? एमी हेगडार्न नाम था। तो एमी के साथ टकरा गया और पांचवी कक्षा का जो लड़का था, जो लड़का एमी के साथ टकराया था, वह लड़का एमी को घूर घूर कर देखने लगा और उससे कहने लगा, ए छिपकली, देखकर नहीं चल सकती क्या? गलती खुद की होने के बावजूद भी वह एमी को कहने लगा कि ए छिपकली, तू देखकर नहीं चल सकती क्या? उसे छिपकली कहकर चिढ़ाता भी है और उसके ऊपर दोष भी लगाता है कि तुम ही गलत दिशा से आ रही थी, इसलिए उसे उल्टा भी कहता है। उस लड़के ने कहा, फिर उस छोटी सी लड़की से बचने के लिए वह छलांग लगाते लगाते रुका। फिर क्या किया, उस लड़की से, जो लड़की थी छोटी सी, जो पैर से लंगड़ी थी, एमी उसका नाम था। तो एमी जो पैर से लंगड़ी थी तो उसके ऊपर से छलांग लगाता हुआ लगाते लगाते थोड़ा सा ही बच पाता है, फिर वो रुक जाता है। फिर उसे चिढ़ाने के अंदाज में अपनी दाई टांग को उठाकर उसी तरह से लंगड़ाकर दिखाया जिस तरह से एमी चलने में लंगड़ाती थी। एक एमी नाम की लड़की थी और वह एमी नाम की लड़की जब स्कूल में जाती तो उसके स्कूल के बच्चे, उसके क्लास के, उसके ऊपर के क्लास के बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। एक बार एमी स्कूल में आ रही थी, उस समय पांचवी कक्षा का लड़का उससे टकरा गया और उसे अपशब्द कहने लगा, अर्थात खराब शब्दों में उससे बात करने लगा। उससे कहने लगा, ए छिपकली, तू देखकर नहीं चल सकती क्या? ऐसा उसे कहता है और उसके ऊपर से छलांग लगाते लगाते वह रुक जाता है। और जिस तरह से एमी अपने पैर को लंगड़ाकर चलती है, उसका जो दायां पैर होता है वो लंगड़ा होता है, तो अपने
दाएं पैर को जैसे ही वे लंगड़ाकर चलती है, उसी तरह से वो जो 5वीं कक्षा का लड़का होता है वह उसे चिढ़ाने के लिए उसी तरह एमी की तरह लंगड़ाकर चलने लगता है। अर्थात वह क्या कर रहा है, वह एमी को चिढ़ा रहा था, इसीलिए वह उसको देखकर लंगड़ाकर चलने लगा। एमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बेचारी से देखा ना गया। उसे बहुत दुख होने लगा कि ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो एमी ने क्या किया कि अपनी आंखें बंद कर ली कि कहने दो उसे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हुए उसने अपने को समझाया। बेचारी अपने मन को समझाने लगी, भले ही उसे जो करना है वो करने दो। ऐसे अपने को मन को समझाते समझाते वो आगे बढ़ने लगी। इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। फिर अपने मन को समझाते हुए कहती है, भले ही वो मुझे कुछ भी बोले, भले ही वो मुझे किसी भी तरह से चिढ़ाए, मुझे उसकी ओर ध्यान देना नहीं है। अगर मैं उसकी ओर ध्यान दूंगी तो मैं ही दुखी होंगी। तो इस वजह से वो क्या करती है कि जैसे ही वो उसे लंगड़ा कर दिखाता है, लंगड़ा कर उसे चिढ़ाता है एमी को, तो एमी अपनी आंखें बंद कर लेती, कहती है मन ही मन में कि मुझे, अपने मन को समझाते हुए कहती है कि मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ऐसे समझाते हुए अपने क्लास के अंदर चली जाती है। दिन भर रह रहकर एमी को मन ही मन उस लड़के की वह छेड़छाड़ याद आती है। बेचारी एमी तो अपने मन को बहुत समझाती है, लेकिन मन को समझाते समझाते उसे ऐसा लगने लगता है, उस वो समझाने के बावजूद भी उसे बार बार वह चीज़ याद आने लगती है। वह अपने मन ही मन उस लड़के ने, जो उसके लड़के ने उसे चिढ़ाया, उसके साथ टकराते टकराते बचा, उसे छिपकली कहने लगा। तो ये सब बातें एमी को अपने मन ही मन याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था वो मुझे किस तरह से चिढ़ा रहा था, किस तरह से मेरी छेड़छाड़ कर रहा था। ऐसा नहीं था कि पूरे विद्यालय में सिर्फ वही था जिसने एमी को चिढ़ाया था। जब से एमी तीसरी कक्षा में आई है, हर दिन कोई ना कोई उसे चिढ़ाता ही था। एमी कहती है कि ऐसा नहीं था कि पूरे विद्यालय में सिर्फ एक वही लड़का था जो उसे चिढ़ाता था, ऐसा नहीं था। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे लड़के थे कि जो एमी को चिढ़ाया करते थे। एमी कहती है कि जब से मैं तीसरी कक्षा में आई हूँ, तब से मुझे सब लोग चिढ़ाते हैं। ऐसा अकेला वो 5वीं कक्षा का बच्चा नहीं था, मेरे क्लास के जो बच्चे वो भी मुझे चिढ़ाते हैं, मुझसे ऊपर वाले बच्चे वो भी मुझे हर दिन में एक बार कोई ना कोई मुझे ज़रूर चिढ़ाता था। बच्चे उसकी हकलाहट और उसकी लंगड़ी चाल को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। एमी को इससे बहुत खौफ होती थी। खौफ का मतलब उसे बहुत परेशानी, बहुत दुखी हो जाती थी। वह कहती थी, उसके जो क्लास के बच्चे थे, तो वह हकलाहट का मतलब होता है कि रुक रुक कर बोलना। हकलाहट का मतलब होता है रुक रुक कर बोलना। तो जो बच्ची थी वो क्या करती थी कि वो रुक रुक कर बोला करती थी। तो रुक रुक कर बोलने से क्या होता था कि बच्चे, जैसे वो रुक जाती थी वैसे बच्चे उसके ऊपर मजाक उड़ाने लगते थे, उसके ऊपर हंसने लगते थे। तो उसे ऐसा बहुत ही, जो इस बच्चे हंसते थे तो उसे बहुत ज़्यादा खौफ होती थी, अर्थात बहुत परेशानी होती थी कि ये सब लोग मुझे देखकर क्यों हंसते हैं। और ऊपर से उसकी लंगड़ी चाल, तो उसकी लंगड़ी चाल को देखकर भी बच्चे हंसते थे। तो उसकी हकलाहट और उसकी लंगड़ाहट दोनों को देखकर उसके क्लास के बच्चे या उससे ऊपर के बच्चे सभी लोग उसको देखकर हंसते थे। लेकिन ये सब एमी को बहुत दुख पहुंचाया करता था, लेकिन वह ये बात किसी को कह सकती नहीं थी। जब भी कोई उसे चिढ़ाता था तब पूरी कक्षा में वह खुद को नितांत अकेला पाती थी। जब भी उसको कक्षा में कोई चिढ़ाता तो सभी लोग उसी साइड हो जाते थे, तो वो पूरी कक्षा में, पूरे वर्गखंड में ऐसा उसे लगता था कि नितांत अकेला, मतलब पूरी तरह से वह अकेली हो जाती थी। उसका कोई साथ देने वाला या कोई उसकी सिफारिश करने वाला नहीं था। उसकी तरफदारी कर सके उसे ऐसा कोई भी नज़र नहीं आता था। जब उसके क्लास के बच्चे उसे चिढ़ाते तो वह अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। उसे ऐसा लगता था कि अब कोई मेरा अपना नहीं है, या कोई व्यक्ति भी या कोई बालक भी ऐसा, कोई विद्यार्थी भी ऐसा नहीं था जो इसकी तरफदारी कर सके। ऐसा उसे कोई भी नज़र आता नहीं था। आमतौर पर
अपने घर पर चहकती रहने वाली एमी उस रात बहुत ही गुमसुम सी थी। हमेशा वह खेलती कूदती, चहकती मतलब क्या होता है कि खेलने कूदने वाली लड़की, हमेशा जो खेलने कूदने वाली लड़की है वह घर पर तो बहुत अच्छे से खेलती है, बहुत अच्छे से बोलती है सब लोगों के साथ, बहुत खुश रहती है। लेकिन उस रात जब एमी को जब उस लड़के ने चिढ़ाया, उसे देखकर उसकी तरह लंगड़ाया, लंगड़ा कर चलने लगा, उसे छिपकली कहने लगा, वह रात उसे नींद नहीं आई और वह उस रात को बहुत ही गुमसुम, गुमसुम मतलब एकदम शांत, हाँ, ना हंसना ना बोलना, एकदम शांत सी थी। उसकी माँ को यह भान था कि विद्यालय में ऐसी एमी के साथ कुछ कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसलिए श्रीमती पेटी पेटी हेकदार ने अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ को इस बात का भान था, भान मतलब क्या होता है, उसकी माँ को इस बात का ख्याल था कि विद्यालय में आज जरूर एमी के साथ कुछ न कुछ घटना घटी है। आज जरूर किसी न किसी बच्चे ने उसे चिढ़ाया होगा या किसी बच्चे ने उसे कुछ कहा होगा, इसीलिए आज वह ठीक ठाक नहीं लग रही, अर्थात वह ना बोल रही है, ना खेल रही है, ना हंस रही है। तो ये बात उसकी माँ को पता थी। उसकी माता का नाम क्या था? श्रीमती पेटी, बराबर। तो जो पेटी थी, तो पेटी को पता था अपनी बेटी को कि मेरी बेटी के साथ आज कुछ गलत हुआ है विद्यालय में, स्कूल में, इसीलिए वो आज इतनी शांत है। तो श्रीमती पेटी हेगदार ने अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करती हैं, बात बात में अपनी बेटी से बात करने लगती हैं। शायद इससे एमी के मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए और वह विद्यालय की बात उन्हें बता सके। माँ को पता था कि जरूर आज विद्यालय में कुछ न कुछ हुआ है, इसलिए माँ क्या करती है, माँ अपनी बेटी के साथ कुछ बातचीत करती है, बातचीत करने की कोशिश करती है और अपनी बेटी के मन की बात को जान लेती है। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरह से उससे बातचीत करूँगी तो शायद उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए और जो भी कुछ विद्यालय में हुआ है वह साफ बात मुझे वह बता सके। इसीलिए माँ उससे बातें करती है। माँ ने हेमी का ध्यान बटाने के लिए सूचना दी। तुम्हें पता है कि एमी, रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता होने वाली है। उसमें बच्चे अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए सांता क्लॉज को एक पत्र लिखकर भेज सकेंगे। अब माँ अपने बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है एमी कि आज क्या आया रेडियो मिर्ची पर, या रेडियो पर आज क्या आया है। तो माँ ने एमी का ध्यान बटाते हुए, अर्थात वह स्कूल की बातें भूल जाए, इसलिए माँ उसका ध्यान वहाँ से हटाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है आज रेडियो स्टेशन पर क्या बात आई है कि जो क्रिसमस क्रिसमस कामना कामना अर्थात अपनी मन की इच्छा को बताना। तो माँ कहती है कि तुम्हें पता है एमी कि आज क्रिसमस जो रेडियो स्टेशन पर आज ऐसी ऐसी बात आई थी कि क्रिसमस कामना प्रतियोगिता में ये प्रतियोगिता होने वाली है और उसमें जितने भी बच्चों की मन की जो भी इच्छा है वह अपनी पूरी इच्छा वो सांता क्लॉज को अपने पत्र में लिखकर भेज सकते हैं। सबसे बढ़िया लिखने वाले को इनाम मिलेगा। फिर माँ कहती है कि जो रेडियो स्टेशन पर जो क्रिसमस प्रतियोगिता में जो भी बच्चा भाग लेगा और वो बच्चे को एक अच्छा सा चांस मिलेगा कि अपनी मन की इच्छा या अपनी मन की जो भी बात है वह सांता क्लॉज को एक पत्र लिखकर भेज सकें। फिर उसके बाद अगर सांता क्लॉज को जो पत्र अच्छा लगेगा, जो बढ़िया लगेगा, तो वह क्या करेगा, सांता क्लॉज उसे इनाम देगा। मुझे तो लगता है जिसके तुम्हारे जैसे घुंघराले बाल होंगे इस इनाम उसी को मिलेगा। फिर माँ उसको समझाने के लिए, उसे हंसाने के लिए क्या कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके सुंदर सुंदर घुंघराले बाल होंगे उसी को यह इनाम मिलेगा। माँ की बात पूरी होते होते एमी की हंसी छूट गई। हालांकि प्रतियोगिता उसे रोचक लगी, इसीलिए उसने याद करने की बात की। तो माँ ने जैसे ही बात पूरी की तब तक तो बेटी एमी को हंसी आ गई, क्योंकि माँ ने कहा कि जिसके घुंघराले घुंघराले बाल होंगे उसी को यह इनाम दिया जाएगा। तो जैसे ही माँ की बात को सुनती है वैसे ही एमी की हंसी छूट पड़ती है। हालांकि मतलब क्योंकि यह प्रतियोगिता एमी को भी अच्छी लगी थी, इसीलिए उसने याद करने की
कोशिश की कि इस बार क्रिसमस के मौके पर वह अपने माता पिता से क्या पाने की उम्मीद कर रही थी। उसके बाद वह क्या करती है कि उसने अपने मन में सोचने लगी कि इस बार मैं क्रिसमस के मौके पर क्या मांगूं, यानी क्रिसमस के मौके पर वह अपने माता पिता से क्या पाने की उम्मीद कर रही थी। तो यह जब उसे ऐसा मन में विचार आया कि मैं अपने मम्मी पापा से क्रिसमस के समय में क्या मांगूं, दिमाग में एक विचार के क्रोंदते ही एमी के चेहरे पर मुस्कान की क्षणिक रेखा खींची। वह तुरंत कागज़ कलम लेकर लिखने बैठ गई। फिर क्या हुआ कि दिमाग में वो विचार कर रही थी कि विचार के क्रोंदते 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 का मतलब क्या होता है बताइए। कि दिमाग में क्रोंदते क्रोंदते का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को नहीं पता। क्रोंदते का मतलब कि दिमाग में एक विचार, क्रोंदे मतलब उत्पन्न हुआ, उसे एक विचार आ गया। क्रोंदने का मतलब उसे एक विचार आ गया और उसके जो उसकी बेटी थी एमी, उसके चेहरे पर भी हंसी हंसी आ गई। क्षणिक रेखा खींची, क्षणिक मतलब पल भर के लिए एक हंसी एक मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वह तुरंत कागज़ कलम लेकर लिखने बैठ गई। उसने तुरंत उसके दिमाग में जो विचार आया वह तुरंत ही उसने कागज़ और कलम उठाई और लिखने के लिए सांता क्लॉज को एक पत्र लिखने के लिए वह बैठ गई। प्रिय सांता क्लॉज, प्रिय सांता क्लॉज, उसने पहला वाक्य लिखा। क्या लिखा उसने? प्रिय सांता क्लॉज। इस तरह से उसने पहला वाक्य लिखा। उसने पहला वाक्य लिखा। जब एमी प्रतियोगिता के लिए अपना पत्र लिख रही थी तब सारा परिवार भी यह अनुमान लगाने में व्यस्त था कि एमी अपने लिए क्या मांगेगी। जब एमी ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, इस स्पर्धा में, इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए एमी ने एक पत्र लिखा, तब इसके घर में जितने भी लोग थे सभी लोग यह अनुमान मतलब अंदाज़ा लगाने में व्यस्त थे, बिजी थे। हाँ, अंदाज लगाने में, अनुमान लगाने में व्यस्त थे कि अब इस बार एमी अपने लिए क्या मांगेगी, क्या चीज़ मांगना चाहती है। एमी की दीदी जब उसकी माँ को लगता था एमी की दीदी तथा उसकी माँ को लगता था कि एमी ज़रूर 3 फुट की बारबी गुड़िया मांगेगी। चूँकि एमी जब भी उनके साथ डिपार्टमेंटल स्टोर जाती है तब ललचाई आंखों से उसी गुड़िया को देखती रहती है। एमी के पिता का मानना था कि शायद वह कार्टून बनाने वाली किताब मांगेगी, जिसे लाने के लिए वह अक्सर उनसे आग्रह किया करती थी। अब क्या हुआ कि जो एमी की दीदी थी, जो एमी की बड़ी दीदी थी और उसकी माँ, ये दोनों यह अंदाज़ लगाकर बैठे हुए थे कि इस बार एमी क्या मांगेगी, कि इस बार एमी 3 फुट की एक बड़ी सी गुड़िया मांगेगी। क्योंकि जब भी हम डिपार्टमेंटल में जाते, स्टोर में जाते, जब हम खरीदने के लिए कुछ भी, तब वह क्या करती कि वो बारबी गुड़िया को देखकर उसकी आंखें ललचा जाती थी और वह गुड़िया को ही देखती रहती थी। फिर एमी के पिता भी ये विचार लगाते हैं कि मुझे लगता है वो बारबी गुड़िया नहीं मांगेगी, बल्कि वह एक कार्टून बनाने वाली एक किताब मांगेगी। उसकी दीदी, उसकी माँ और उसके पिता अलग अलग विचार करने में व्यस्त रहते हैं, अलग अलग अनुमान करते हैं, अलग अलग ख्याल करते हैं कि हमसे ये मांगेगी, हमसे ये मांगेगी, जिसे लाने के लिए वह अक्सर आग्रह करती। अपने पिता से हमेशा वह कहती थी कि पापा मुझे कार्टून वाली एक किताब ले आओ जिसमें मैं कार्टून बनाना चाहती हूँ। आग्रह मतलब विनती करती थी कि पापा मेरे लिए ये ले आओ। और मम्मी और दीदी के साथ जाती थी तो वह गुड़िया की ओर नज़रें गड़ाकर ललचाई नज़र से, अर्थात ऐसा लगता था जैसे वह इस गुड़िया को मांगना चाहती है और उसके पिता को लगता था कि वह कार्टून की किताब मांगेगी हमसे। इस तरह से उसके पिता को और उसे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उसकी बेटी उससे कुछ मांगना चाहती है। दोनों, मम्मी को भी ये लगा और पापा को भी अलग लगा। एमी ने किसी को भी अपनी क्रिसमस कामना के बारे में नहीं बताया, वह इसे गुप्त रखना चाहती थी। उसने उस रात यह क्रिसमस कामना लिखी थी। वह जो उसने क्रिसमस कामना लिखी वह किसी को बताना चाहती
नहीं थी। उसे ऐसा लगा था कि जो मैं कामना लिख रही हूँ वह मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। गुप्त का मतलब कि वह किसी को बताना चाहती नहीं थी। उसे यह कामना एकदम गुप्त रखनी थी, जो वह किसी को ना बता सके। इसीलिए वह ये कामना किसी को बताना चाहती नहीं थी। उसने उस रात क्रिसमस को क्या कामना पत्र लिखा वो हम देखेंगे। प्रिय सांता क्लॉज, मेरा नाम एमी है। मैं 9 साल की हूँ। मेरे साथ विद्यालय में एक समस्या है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सांता क्लॉज, जिस तरह से मैं बोलती हूँ और चलती हूँ उस पर विद्यालय के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। मैं सेरेब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसा दिन चाहती हूँ जिस दिन बच्चे मुझ पर न हंसें और न ही मेरा मजाक उड़ाएं। आपकी एमी। एक बच्ची ने सांता क्लॉज को कितना दुख भरा पत्र लिखा कि उसके मन में कितनी बड़ी कामना होगी या वो कितनी दुखी होगी लोगों के चिढ़ाने से। इसीलिए हमें कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। कोई कैसा भी हो तो हमें क्यों चिढ़ाना है? हमें भगवान ने अच्छा बनाया है तो हमको उस भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और जिसको भगवान ने नहीं अच्छा बनाया है तो उसका आपको साथ देना चाहिए, उसका सहयोग देना चाहिए। तो यहाँ पर जो एमी थी वो अपने माता पिता को भी ये बात नहीं बताना चाहती थी, वह इस बात को गुप्त रखना चाहती थी। तो उसने सांता क्लॉज को क्या लिखा कि मेरा नाम एमी है, मैं 9 साल की हूँ। मेरे विद्यालय अर्थात मैं स्कूल में जाती हूँ, वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत परेशानी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? सांता क्लॉज से कहती है, क्या सांता क्लॉज तुम मेरी मदद कर सकते हो? जिस तरह से मैं बोलती हूँ, मैं चलती हूँ, सभी स्कूल के बच्चे, पूरे विद्यालय के बच्चे मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं पालसी रोग से पीड़ित हूँ। मुझे रोग है, मैं एक पैर से लंगड़ी हूँ और बोलने में भी मैं हकलाती हूँ। मैं सिर्फ एक दिन ऐसा चाहती हूँ। सांता क्लॉज से विनती करती है कि मैं सिर्फ तुमसे एक दिन ऐसा चाहती हूँ कि जिस दिन स्कूल का एक भी बच्चा मुझे न चिढ़ाए, एक भी बच्चा मुझ पर न हंसे, एक भी बच्चा मेरा मजाक न उड़ाए। इस तरह से वो अपना पत्र लिखकर वहाँ समाप्त करती है और लास्ट में लिखती है, आपकी एमी। यहाँ पर फोर्ड बायल इंडिया के रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस क्रिसमस कामना प्रतियोगिता के लिए बच्चों की आई चिट्ठियाँ का अंबार लग गया। अब बोलते हैं, फोर्ट बायन इंडिया के रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता में तो इतने सारे बच्चों ने पत्र लिखे, इतने सारे बच्चियों ने चिट्ठियाँ लिखी कि चिट्ठियों का अंबार लग गया। अंबार मतलब बहुत सारी चिट्ठियाँ आ गई, ढगला लग गया चिट्ठियों का। बहुत सारी चिट्ठियाँ वहाँ पर उपस्थित हो गई, आ गई। कार्यकर्ताओं को चिट्ठियों की छटनी करने और पढ़ने में आनंद आ रहा था। अब जो लोगों को पास चिट्ठी आई थी वे चिट्ठियों को एक एक करके पढ़ रहे थे। कार्यकर्ता मतलब चिट्ठी को पढ़ने का जो काम कर रहे थे, वे लोग चिट्ठियों को छांट छांट कर पढ़ रहे थे। और चिट्ठियों में बहुत कुछ अच्छा भी जिन लोगों ने लिखा उन चिट्ठियों को पढ़कर वे आनंद भी उठा रहे थे, अर्थात बहुत खुश भी हो रहे थे। आसपास के तमाम बच्चों ने अपनी इच्छाओं को मज़ेदार तरीके से सांता क्लॉज के सामने रखा था। जो भी वहाँ के आसपास के जो भी बच्चे थे, सभी बच्चों ने सांता क्लॉज को अपने मन की इच्छा लिखकर भेजी थी। तो किसी किसी छोटे छोटे बच्चों ने तो सांता क्लॉज को बहुत ही मज़ेदार तरीके से पत्र लिखा था और बहुत सारे लोगों ने तो बहुत दुखी तरीके से भी पत्र लिखा था। तो ऐसे पत्र सांता क्लॉज के सामने रखे थे। जब एमी का पत्र रेडियो स्टेशन पर पहुंचा तो प्रबंधक ली राबिन ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। जब बहुत सारे पत्र पढ़े गए उसमें से एक पत्र एमी का पत्र भी आया, जो रेडियो स्टेशन पर पहुंचा। और प्रबंधक मतलब जो व्यवस्था करने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं प्रबंधक ने, जो राबिन नाम का जो व्यक्ति था उसने बहुत ही ध्यान से उस पत्र को पढ़ा। उन्हें पता था कि सेरेब्रल पाल्सी मांसपेशियों में
खराबी की एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। निश्चय ही एमी के विद्यालय के अन्य छात्रों को पता नहीं होगा कि एमी किस तकलीफ से गुजर रही है। उसे लगा कि फोर्ट बायन के लोगों को एमी की इस विशिष्ट क्रिसमस कामना के बारे में जानना चाहिए। अब क्या हुआ कि जब जो रेडियो स्टेशन का जो प्रबंधक, जो व्यवस्था करने वाला व्यक्ति होता है रॉबिन, वो बहुत ध्यान से उस पत्र को पढ़ा और उसके बाद उसे पता चला कि जिस बच्ची का ये पत्र आया है वह सेरेब्रल पाल्सी मांसपेशियों में खराबी होने के कारण वह इस रोग की रोगी है। तो अधिकांश लोग, वह कहता है, अधिकांश लोग इस रोग के बारे में जानते नहीं हैं। तो निश्चित मैं कह रहा हूँ कि एमी भी उसी विद्यालय के छात्रों को पता नहीं होगा कि वह किस तकलीफ से गुजर रही है। उसे कितनी तकलीफ होती होगी कि लोग उसे चिढ़ाते हैं, तो वह कितने अपने मन को समझाती है और किस दौर से गुजर रही है। उन्हें लगा कि फोर्ट वायन के लोग को एमी की इस विशिष्ट क्रिसमस कामना के बारे में जानना चाहिए। फिर उनके जो प्रबंधक थे उन्होंने यह निश्चय किया कि जो फोर्ट वायन के जो लोग हैं उनको इस एमी की विशिष्ट क्रिसमस कामना के बारे में जानना चाहिए। रॉबिन ने स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में फ़ोन लगाया। फिर उन्होंने क्या किया, जो रॉबिन जो थे जो थे रेडियो स्टेशन के जो प्रबंधक थे रॉबिन, उन्होंने क्या किया कि जो स्थानीय समाचार पत्र, जैसे नज़दीक का, स्थानीय मतलब नज़दीक का जो समाचार पत्र का जो दफ्तर मतलब ऑफिस था, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, फ़ोन लगाया। अगले दिन समाचार पत्र न्यूज़ सेंटिनल के पहले पृष्ठ पे एमी का चित्र उसके क्रिसमस कामना पत्र के साथ छपा। कहानी तेज़ी से देश के चारों ओर फैल गई। अब क्या हुआ कि रॉबिन ने क्या किया था कि जो नज़दीक के जो समाचार पत्र के जो दफ्तर थे उसमें उन्होंने फ़ोन कर दिया और फ़ोन करके पूरी उनको बात बताई। तो अगले ही दिन क्या हुआ कि समाचार पत्र में, न्यूज़ सेंटिनल में अनेक पत्र पहले पृष्ठ पर, यानी कि पहले ही पेज पर एमी का चित्र था और जो उसने सांता क्लॉज को अपनी मनोकामना लिखा था, जो अपने मन की जो इच्छा लिखी थी उसने पत्र के अंदर, वह पत्र भी उस पर पहले ही पन्ने पर उस न्यूज़पेपर में पहले पन्ने पर ही इसका पत्र भी छपा गया था और एमी का चित्र भी छपा गया था। कहानी तेज़ी से पूरे देश की ओर फैल रही थी, पूरे देश में फैल गई थी। सारे समाचार पत्रों में, सारे टेलीविज़न चैनलों पर फोर्ट वायन इंडिया की उस छोटी लड़की की विशिष्ट वस्तु, बहुत सहज ही क्रिसमस कामना, सिर्फ एक दिन की कामना, जिस दिन कोई उसे न चिढ़ाए के बारे में चर्चा होती रही। अब क्या हुआ कि जो सभी जगह पूरी भी जो पत्र लिखा था, जो उसका एमी का जो चित्र था, चित्र के नीचे उसने जो पत्र लिखा था सांता क्लॉज को, वह पत्र और एमी का भी चित्र उसमें छपा हुआ था और पूरे देश में ये बात एकदम तेज़ी से फैल रही थी कि जो पालसी जो रोग हुआ है उसी बच्ची को मांसपेशियों में, इसके बारे में सबको जानना चाहिए। और नीचे ये भी लिखा था कि वो बच्ची अपने रोग से, अपने लंगड़ेपन से कितनी दुखी है कि वह ये कामना रख रही है कि मुझे सिर्फ एक दिन ऐसा मिले कि जिस दिन कोई मुझे चिढ़ाए नहीं, कोई मुझे इस बात पर, मेरे बारे में इस पर चर्चा ना करे। और देखते देखते हेकदार्न के घर डाकिया बोरों में भरकर चिट्ठियाँ लाने लगा। और फिर क्या हुआ, देखते ही देखते हेकदार्न के घर डाकिया बोरों में, अर्थात बोर जो होता है, बड़ा सा बोरा होता है, बोरा, वो तो उस बोरे में भरकर चिट्ठियाँ लाने लगा। एमी के लिए सारे देश से बच्चों, जवानों, वृद्धों की चिट्ठियाँ हर आकार, हर लिफाफे में आने लगी। उनमें शुभकामनाएं होती थी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के शब्द भी होते थे। अब क्या था कि जब ये पूरे देश में बात फैल गई कि उसे कोई चिढ़ाए नहीं, सिर्फ एक दिन उसे चाहिए था, तो यह देख के पूरे देश के लोगों को बहुत दुख हुआ। तो वो देखते ही देखते दार्न के घर पर डाकिया बोरों में चिट्ठी भर के लाने लगा, अर्थात बोरी कहते हैं ना हम,
कंतान कहते हैं। तो उस बोरी में चिट्ठी भर भर के उसके एमी के लिए आने लगी। पूरे देश के बच्चे, जवान, बूढ़े सभी लोगों ने उस बच्ची का साथ दिया और सभी लोगों ने चिट्ठी भर भर कर इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग लिफाफे में लिख लिख कर उसके लिए शुभकामनाएं लिखी गई, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई। ऐसे अनेक शब्दों से एमी को क्या किया गया, ओ एमी को सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी। उस क्रिसमस पर पूरे देश से 2000 से भी अधिक लोगों ने एमी को शुभकामना के पत्र लिखे, जिन्हें एमी कभी नहीं भूल सकती। एमी तथा उसके परिवार के सदस्यों ने हर पत्र को पढ़ा। अब क्या हुआ था कि पूरे देश से क्रिसमस के दिन एमी के लिए 2000 से भी अधिक पत्र आए और सभी में एमी को प्रेरणा मिली, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई, उसके शुभकामना पत्र दिए गए उसके लिए, सब उसके लिए अच्छी अच्छी बातें लिख रहे थे। तो एमी कहती है मैं ये दिन को कभी भूल सकती नहीं हूँ, ये दिन मेरे लिए बहुत ही कीमती है। और उसके पापा, उसकी मम्मी भी क्या कर रही थी कि उसके परिवार के हर सदस्य ने हर एक पत्र को ध्यान से पढ़ा। कुछ ऐसे लोग ने भी पत्र लिखे थे जिन्हें एमी की तरह कुछ न कुछ शारीरिक समस्या थी और जिन्हें एमी की तरह ही चिढ़ाया जाता था। कुछ ऐसे पत्र लिखने वाले कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो एमी की तरह ही कुछ न कुछ शारीरिक रूप से उनके अंदर कमी थी, खोट बोलते, कमी थी उनके अंदर। कोई पैर से लंगड़ा था, कोई हाथ से, कोई आँखों से। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो एमी की तरह ही क्या थे, शारीरिक रूप की समस्या से ग्रसित थे। उन्हें भी एमी की तरह ही उन्हें भी चिढ़ाया जाता था। एमी के लिए हर पत्र में संदेश था। हालांकि शुभकामना कार्ड और पत्र भी पूरी तरह अजनबियों के थे, परंतु एमी को महसूस हुआ कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो वास्तव में एक दूसरे की चिंता करते हैं। फिर क्या हुआ कि एमी के लिए हर पत्र में संदेश था। हर पत्र में उसके लिए एक नया संदेश दिया गया कि तुम्हें किसी से हार मानने की आवश्यकता नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत आगे बढ़ सकती हो। इस तरह के बहुत सारे कार्ड आए, पर सब कार्ड कैसे थे, अजनबी थे, जिसे वे जानती नहीं थी। परंतु एमी को महसूस हुआ कि दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे की चिंता करते हैं। अगर वो चिंता ना करते तो आज मेरे पास 2000 से भी अधिक जो पत्र आए थे वो पत्र नहीं आते। उसने निश्चय कर लिया कि अब कोई कितना भी मुझे चिढ़ाए या सताए, वह कभी कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगी। जब उसने इतने सारे पत्र पढ़े और इतने सारे पत्र के अंदर उसके बारे में इतना अच्छा अच्छा लिखा गया, तो एमी ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि अब आज के बाद कोई मुझे कितना भी चिढ़ाए, कोई मुझे कितना भी सताए, मैं कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे साथ पूरा भारत, पूरे दुनिया के लोग मेरे साथ हैं। तो मैं अब कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं समझूंगी। बहुत से लोगों ने एमी को धन्यवाद दिया कि उसकी हिम्मत पर अपनी बात बताई। कई लोगों ने कहा कि तुम लोगों के चिढ़ाने और सताने को नज़रअंदाज कर अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी रहो। बोलते हैं कि बहुत सारे तो ऐसे भी पत्र आए कि जिन्होंने एमी को धन्यवाद दिया और एमी की हिम्मत को धन्यवाद दिया कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो कि तुमने ऐसी बात एक पत्र में लिखकर भेजी। कई लोगों ने तो ये भी लिखा कि तुम लोगों के चिढ़ाने और सताने को नज़रअंदाज करो। लोग चिढ़ाते हैं, लोगों की चिढ़ाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। उनके चिढ़ाने या सताने को तुम क्या करो, नज़रअंदाज कर दो, देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य को देखकर आगे बढ़ना है। टेक्सास में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली लियन ने यह चिट्ठी एमी के लिए लिखी थी। क्या था कि टेक्सास में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की ने ये चिट्ठी एमी को लिखी थी कि कोई तुम्हें चिढ़ाए या कोई तुम्हें सताए, उसको नज़रअंदाज करके तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। ये किसने लिखा था? 6ठी कक्षा में एक लड़की पढ़ने वाली जिसका नाम था टेक्सास ने ये पत्र लिखा था कि प्रिय एमी, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यदि तुम कभी मेरे यहाँ आ सको तो हम सचमुच बहुत सारे खेल खेलेंगे। यहाँ कोई हमें चिढ़ाएगा नहीं, क्योंकि हम उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। तुम्हारी दोस्त लियन। फिर उसके बाद एक दूसरा पत्र भी आया जिसमें लिखा था प्रिय एमी, मैं
तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगी तो तुम कभी मेरे यहाँ पर आ सको तो ज़रूर आना। हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और सचमुच हम दोनों साथ में खेलेंगे भी। हम लोग किसी की बात को या किसी के चिढ़ाने से सताने से हमें उनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम उनकी बात को सुनेंगे ही नहीं, तो हमें फ़र्क क्या पड़ेगा। तुम्हारी दोस्त लिएन। इस तरह से बहुत सारे पत्र उसके पास आए। साउथ बायन की प्राथमिक शाला में एमी को उसकी क्रिसमस कामना एक पूरा दिन बिना चिढ़ाए बिना सताए मिल गया। अब जहाँ पर वो लड़की पढ़ती थी, एमी, प्राथमिक कक्षा मतलब जब कक्षा की शुरुआत होती है तब कहते हैं उसे प्राथमिक कक्षा, कि साउथ वाइन की जो प्राथमिक स्कूल का नाम है साउथ वाइन में, जब उसने उस कक्षा में पढ़ती थी, वह स्कूल में पढ़ती थी, तो एमी को उसकी क्रिसमस कामना, जब उसने क्रिसमस कामना में पत्र लिखा तो उसके द्वारा उसे एक दिन ऐसा मिल गया कि उस दिन किसी ने उसे चिढ़ाया नहीं, किसी ने उसे सताया नहीं था। इसके अतिरिक्त उस दिन विद्यालय में हर एक को शिक्षा का एक मंत्र ही भी मिला। विद्यालय के शिक्षक और छात्रों ने यह समझा कि किसी को चिढ़ाने पर उसे कैसा महसूस होता है, खासकर तब जब कोई शारीरिक अपंग हो। उस दिन के बाद जिस दिन उसे किसी ने नहीं चिढ़ाया, किसी ने उसे सताया नहीं, उस दिन के बाद भी विद्यालय में हर शिक्षा देने सबको एक शिक्षा मिल गई, एक मंत्र मिल गया कि पूरे विद्यालय में कोई भी शिक्षक और कोई भी छात्र समझ में आ गया कि हमें किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए। अगर हम उसे चिढ़ाते हैं तो उसके अंदर उसे कैसा महसूस होता होगा। यह सब कुछ उनके दिमाग में ये बातें घूमने लगी और सभी लोगों ने उस दिन से निश्चित कर लिया, शिक्षक और छात्रों ने सभी ने ये मंत्र ले लिया कि आज के बाद हम कभी भी किसी को चिढ़ाएंगे नहीं, और खासकर हम उन लोगों को तो कभी नहीं चिढ़ाएंगे जो लोग शारीरिक रूप से अपंग होंगे। उसी वर्ष फोर्ट वायन के मेयर ने पूरे शहर में 21 दिसंबर का दिन एमी हेगदार्न दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उसी वर्ष जिस वर्ष ये सब बातें हुई, इस वर्ष जिस दिन क्रिसमस का वर्ष नया साल था, उसी दिन फोर्ट वायरन के मेयर ने क्या किया कि पूरे शहर में 21 दिसंबर का दिन एमी हेगदार्न दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा, एमी ने यह सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको व्यापक पाठ पढ़ाया है। एमी ने अपने वक्तव्य अर्थात जब उन्होंने भाषण दिया तो उस भाषण में उन्होंने कहा कि एमी ने एक 9 साल की एक बच्ची ने इस क्रिसमस की कामना में उसने हमको बहुत बड़ा, व्यापक मतलब बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। हम सभी को दूसरों से मान मर्यादा और उत्साह से भरे व्यवहार की कामना होती है। हम सभी यही चाहते हैं कि सामने वाला हमें अच्छे से मान मर्यादा से बुलाए, हमें हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। ये मेरी या तुम्हारी नहीं, ये सबकी कामना होती है। हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम मन में सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि दूसरा हमारा मान सम्मान करे, हमसे अच्छा व्यवहार करे, तो हमको भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो, उन्हें तो कभी भी चिढ़ाना नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमें ऐसे लोगों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनके साथ तो और अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह से लास्ट में एमी के साथ होने लगा था, अच्छे से व्यवहार होने लगा, वैसे ही हमें भी, अब हमें इस लेसन से, ये पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। कोई कितना भी कमी वाला हो, उससे हमें और भी अच्छे से भावपूर्ण दया से बात करनी चाहिए। समझ में आया ना आपको ये लेसन अच्छी तरह से? अच्छा लगा ना आपको ये लेसन? एक बार मैं आपको इसका भावार्थ एक बार फिर से बता देती हूँ पूरा, कि यहाँ पर क्या था कि जीवन में कुछ ऐसे दुखद घटनाएं होती हैं जो आनंददायक जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इस कहानी में भी ऐसी एमी नाम की एक लड़की है जो पालसी रोग से पीड़ित है, जिसने सांता क्लॉज को एक पत्र लिखा था, मैं सिर्फ एक दिन ऐसा चाहती हूँ
जिस दिन बच्चे मुझ पर ना हंसे और न ही मेरा मजाक उड़ाएं। एमी ने इस पत्र में लिखी कामना से अपने सहपाठियों मतलब जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें और अन्य तमाम लोगों को सबक सिखाकर अपने जैसे लाखों विकलांगों को शर्मिंदा होने से बचाया। ऐसी हिम्मत, मान मर्यादा और उत्साह से भरा व्यवहार हमें सबके साथ करना चाहिए। आया ना लेसन? आपको सब कुछ समझ में आया? ठीक है, चलो आगे हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ। पहला है नितांत। नितांत का अर्थ है बिल्कुल, अकेला, व्यापक, विशाल, मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, प्राथमिक, आरंभिक, आग्रह, विनती, प्रबंधक, व्यवस्था करने वाला, क्षणिक, पल भर, कौफ्त, दुख परेशानी, अंबार, ढेर, व्यस्त, काम में लगा हुआ, हकलाहट, रुक रुक कर बोलना, अनुमान, अंदाज़ा, अपंग, जिसके शारीरिक का कोई अंग खराब, भाव, भान, आभास, क्रोधना, उत्पन्न होना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, गद्यांश। जिसके गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है संकेत में, ऐसा नहीं था कि। अब यहाँ पर आगे है, ये जो पेज है आपका लिखा हुआ है ना, सामने पृष्ठ लिखा हुआ 87 नंबर का पेज लिखा है, बराबर। तो आपको 87 नंबर पेज के ऊपर जाना है और देखना है 87 नंबर की पेज पर कौन सा पैराग्राफ है। चौथा पैराग्राफ है। तो चौथा पैराग्राफ है और चौथे पैराग्राफ का गद्यांश दिया गया है। ठीक है। ऐसा नहीं था कि पूरे विद्यालय में सिर्फ वही था जिसने एमी को चिढ़ाया था। जब से एमी तीसरी कक्षा में आई तब से कोई ना कोई उसे चिढ़ाता है। बच्चे उसकी हकलाहट और उसकी लंगड़ी चाल को देखकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। एमी को इससे बहुत कोफ्त होती थी। जब भी कोई उसे चिढ़ाता था तब वह पूरी कक्षा में वह खुद को नितांत अकेला पाती थी। उसकी तरफदारी कर सके उसे ऐसा कोई भी नज़र नहीं आता था। आमतौर पर वह अपने घर पर चहकती रहने वाली एमी उस रात बहुत ही गुमसुम थी। उसकी माँ को यह भान था कि विद्यालय में ऐसी एमी के साथ कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसलिए श्रीमती पेटी हेकदार अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। शायद इससे एमी के मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए और वह विद्यालय की बात उन्हें बता सके। यहाँ तक ठीक है। यह आपका गद्यांश का पार्ट था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। इसके 3 क्वेश्चन हैं और इन 3 क्वेश्चन के आंसर नीचे दिए गए हैं। ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे फिर हम आंसर देखेंगे। ठीक। तो पहले एमी को किससे बहुत कोफ्त होती थी। कक्षा में एमी कैसे लोगों को ढूंढती थी। एमी की माँ का क्या नाम था। तो आंसर है पहला आंसर है कि एमी को बच्चों द्वारा अपनी हकलाहट और लंगड़ी चाल को लेकर मजाक उड़ाने से बहुत कोफ्त होती थी। कक्षा में एमी ऐसे लोगों को ढूंढती थी जो उसकी तरफदारी कर सके। एमी की माँ का नाम श्रीमती पेटी दार्न था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अति लघु उत्तर लिखिए। अति लघु उत्तर का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे उत्तर। श्रीमती पेटी हेकदार ने अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश क्यों कर रही थी। रेडियो स्टेशन के प्रबंधक का क्या नाम था। एमी किस रोग से पीड़ित थी। नीचे आंसर दिए गए हैं। पहला श्रीमती पेटी हेकदार ने अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश इसलिए कर रही थी कि एमी के मन का बोझ हल्का हो जाए। रेडियो स्टेशन के प्रबंधक का नाम ली रोबिन था। एमी सेरेब्रल पाल्सी नामक रोग से पीड़ित थी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लघु उत्तर लिखिए। तो लघु उत्तर में पहला अजनबियों द्वारा भेजे गए पत्र पढ़कर एमी ने क्या निश्चय किया। टेक्सास से
लियन ने अपने पत्र में एमी के लिए क्या लिखकर भेजा? ग. मेयर ने अपने वक्तव्य में क्या कहा? तीनों के आंसर नीचे हैं। पहला है क. अजनबियों द्वारा भेजे गए पत्र पढ़कर एमी ने निश्चय किया कि अब कोई कितना भी चिढ़ाए या सताए वह कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगी। ख. टेक्सांस ने से लियन ने एमी के लिए लिखकर भेजा, एमी मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यदि तुम मेरे घर आ सको तो हम सचमुच बहुत सारे खेल खेलेंगे। यहाँ कोई हमें चिढ़ाएगा नहीं क्योंकि हम उसकी बात सुनेंगे ही नहीं। ग. मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा, एमी ने यह सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको व्यापक पाठ पढ़ाया है। हम सभी को दूसरों से मान मर्यादा और उत्साह से भरे व्यवहार करने की कामना होती है। हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। दीर्घ उत्तर लिखिए। दीर्घ मतलब होता है बड़े उत्तर लिखिए। तो पहले क्वेश्चन है, एमी ने क्रिसमस कामना पत्र में क्या लिखा? ख. एमी का पत्र छपने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर नीचे हैं। तो पहला है इसमें क. एमी ने क्रिसमस कामना पत्र में लिखा कि मेरा नाम एमी है, मैं 9 साल की हूँ, मेरे साथ विद्यालय में एक समस्या है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो सांता क्लॉज? जिस तरह मैं बोलती और चलती हूँ उस पर विद्यालय के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। मैं सेरेब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित हूँ। मैं सिर्फ एक दिन ऐसा चाहती हूँ जिस दिन बच्चे मुझ पर न हंसे और न ही मेरा मजाक उड़ाएं। ख. एमी का पत्र छपने के बाद कहानी तेजी से देश के चारों ओर फैल गई। सभी समाचार पत्रों व सारे टेलीविज़न चैनलों में इंडिया की एक छोटी सी लड़की की यह सरल किंतु विशिष्ट कामना, जिस दिन उसे कोई न चिढ़ाए, के विषय में चर्चा होती रही। एमी के लिए पूरे देश से बच्चों, जवानों व वृद्धों की चिट्ठियां आने लगी और देखते देखते हेकदारन के घर डाकिया बोरों में भरकर चिट्ठियां लाने लगा। उनमें शुभकामनाएं होती थी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के शब्द भी होते थे। आगे देखेंगे हम भाषा। तो भाषा में इसमें पहले है जो शब्द दो शब्द वाक्यों आदि को जोड़ने के काम आते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द दो शब्द को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? जो दो शब्द या वाक्य मतलब पूरा वाक्य लिखा हुआ, दो शब्द या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे और, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु। दिए गए वाक्यों का उचित समुच्चय बोधक शब्द से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर जो दो शब्द को जोड़ते हैं वो क्या क्या होते हैं? और, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु इत्यादि। तो यहाँ पर बीच में दिया गया है परंतु, की, इसलिए, क्योंकि और। ठीक है। तो यह सब हमको क्या करना है? सही शब्द के सामने शब्द लिखना है। जैसे पहला है क, यहाँ कोई हमें चिढ़ाएगा नहीं। फिर यहाँ पे देखो लिटी बनाइए, क्योंकि हम उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। तो यहाँ कोई हमें चिढ़ाएगा नहीं ये वाला वाक्य, और क्योंकि हम उनकी बात सुनेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। हमें यहाँ कोई चिढ़ाएगा नहीं और हम उनकी बात सुनेंगे नहीं, तो ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि। इसी तरह आपको सभी शब्द करने हैं। ख नंबर का, कार्ड और पत्र अजनबियों के थे परंतु एमी को अच्छा महसूस हुआ। ठीक है। फिर आगे है बच्चे उसकी हकलाहट, देखो मैंने लाइन बनाई, हकलाहट और लंगड़ी चाल का मजाक उड़ाते थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट, उसकी माँ को भान था कि
एमी के साथ कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आगे, वह उदास थी, इसलिए किसी से बात नहीं कर रही थी। समझ में आया ना आप लोगों को? आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य कैसा होता है? इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि इसमें 2 वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाता है। जैसे निशा ने खाना खाया और सो गई। ठीक है। फिर मिश्रित वाक्य, इसमें प्रधान उपवाक्य आश्रित वाक्य से जोड़ा जाता है। जैसे जो दिल्ली जा रहा है वो मेरा भाई है। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि यहाँ दिए गए 3 ऑप्शन, हमको पहले क्वेश्चन के साथ कौन सा राइट होगा वो हमें देखना है। ठीक है। तो पहला है इसमें, पूरे विद्यालय में वही नहीं था जिसने एमी को चिढ़ाया था। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए, इसमें सही कौन सा है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कि मिश्रित वाक्य? तो मिश्रित वाक्य, क्योंकि पूरे विद्यालय में वही नहीं था जिसने एमी को चिढ़ाया था। सेकंड देखेंगे, उसे प्रतियोगिता रोचक लगी इसलिए उसने याद करने की कोशिश की। इसलिए उसने याद करने की कोशिश की। तो ये क्या होगा? मिश्रित वाक्य। क्या होगा? मिश्रित वाक्य। आगे ग, एमी प्रतियोगिता के लिए पत्र लिख रही थी। तो यह संयुक्त था या मिश्रित? नहीं, सरल वाक्य। क्या है? सरल वाक्य। एमी प्रतियोगिता के लिए पत्र लिख रही थी, सरल वाक्य। आगे देखेंगे, मैं सिर्फ एक दिन ऐसा चाहती हूँ जिस दिन बच्चे मुझ पर न हंसे। यहाँ पर 3 दिया है, इसमें से कौन सा है? मिश्रित वाक्य। मैं सिर्फ एक दिन ऐसा चाहती हूँ जिस दिन बच्चे मुझ पर न हंसे। तो ये होगा मिश्रित वाक्य। आगे देखेंगे, कार्यकर्ताओं को चिट्ठियों की छटनी करने और पढ़ने में आनंद आ रहा था। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कि मिश्रित वाक्य? तो संयुक्त वाक्य होगा। क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य को बदलकर लिखिए। तो अगर आप बदलकर लिखना चाहते हो तो ये आप लिख सकते हो। तो ये आप कैसे लिखोगे? अगर आपको लिखना है तो ये आप कैसे लिखोगे? आपको पता है? नहीं पता? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य को बदलकर लिखिए। अब यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर नहीं जगह थी, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया। इसके आंसर मैं बोल रही हूँ और आप लिख लो। ठीक है। इसके आंसर मैं बोल रही हूँ, आपको लिखना है। ठीक है। तो पहला क, यह क्रिसमस कामना वो है जो एमी ने उस रात लिखी थी। तो ये जो वाक्य है इसको हमें सरल वाक्य में लिखना है। इसके कोष्टक में लिखा है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होगा? मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लो। उस रात एमी ने क्रिसमस कामना लिखी थी। क्या होगा सरल वाक्य? इसका आंसर क्या होगा? वह उस रात एमी ने क्रिसमस कामना लिखी थी। सरल वाक्य में बदल गया। ठीक है। अब ख नंबर देखेंगे, वह कागज कलम लेकर लिखने बैठ गई। ये इसको हमको किस वाक्य में बदलना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या होगा? वह कागज कलम लाई और लिखने बैठ गई। यह संयुक्त वाक्य हुआ। ठीक है। वह कागज कलम लाई और लिखने बैठ गई। ग नंबर, एक दूसरे की चिंता करने वाली दुनिया में बहुत लोग हैं।
इसे हमें मिश्रित में बदलना है। तो मैं बोल रही हूँ, आप लिखो। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो एक दूसरे की चिंता करते हैं। ग नंबर, एमी ने सरल सी क्रिसमस कामना की और हम सबको व्यापक पाठ पढ़ाया। एमी ने सरल सी क्रिसमस कामना की और हम सबको व्यापक पाठ पढ़ाया। इसको सरल वाक्य में करना है, तो मैं बोल रही हूँ, आप लिख लो। एमी ने सरल सी क्रिसमस कामना करके सबको व्यापक पाठ पढ़ाया। एमी ने सरल सी क्रिसमस कामना करके सबको व्यापक पाठ पढ़ाया। ड देखेंगे, इस बीमारी के बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। इस बीमारी के बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। इसको हमें मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो मैं बोल रही हूँ, आप लिखो। यह ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। यह ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। आया ना आप सबको समझ में? इसके आंसर मैंने बोले हैं, तो आपको लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि इसके आंसर इसमें दिए नहीं हैं। फिर आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शुभ और खुश के साथ शब्द जोड़कर 4 नए शब्द लिखिए। जैसे शुभकामना, खुश नसीब। तो शुभ शब्द के ऊपर हमें 4 बनाना है और खुश के ऊपर हमें 4 बनाना है, बराबर। तो शुभ के ऊपर है शुभ चिंतक, शुभ संदेश, शुभ समाचार, शुभ आशीष। आगे है खुश का खुशखबरी, खुशहाल, खुश मिजाज, खुशकिस्मत। समझ में आया ना आप सब लोगों को? पूरा वीडियो हमारा यहाँ लेसन के साथ क्वेश्चन आंसर्स, हमने पूरी एक्सरसाइज भी कर ली है, सब कुछ हमने कर लिया है। लेसन हमारा 13 सिर्फ एक दिन पूरा यहाँ पर ख़त्म हुआ। यह लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये मुझे आशा है, ठीक है। फिर भी आप क्या करोगे, मेरा वीडियो देखने से पहले एक बार आपको ये लेसन पहले पढ़ लेना है। ये लेसन आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, उसके बाद ही आप मेरे वीडियो को देखना, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ना। तो आपको पहले एक बार आप पढ़ लोगे, तो उससे आपको क्या रहेगा कि हार्ड वर्ड है, ये सब जो मैं बोलती हूँ आपको एकदम क्लियर होगा, एकदम समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको ये लेसन पहले पढ़ना है, फिर मेरा वीडियो देखना, और जितनी भी मैंने एक्सरसाइज आपको करवाई है सभी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिख लेना। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।